हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है बाई स्टडी ऐप यानी मंच, बाई स्टडी के मंच पर मेरे द्वारा HC वर्मा के द्वारा। देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक और एक ऐसा टॉपिक जहां से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन क्लियरली 100% कह सकते हैं इसको हम कि हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। एक से ज़्यादा 2 या 3 भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसी टॉपिक से। इसीलिए मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक। आई थिंक आप उसे बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे यानी कि इसमें कमेंट बॉक्स में जाके और कमेंट कर सकते हैं और मेरे को बता सकते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम, आपका सॉल्यूशन ऑन स्पॉट मैं यहाँ पे करूँगा। आज दोस्तों हम बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बायो का टॉपिक है, यानी कि जीव विज्ञान का एक टॉपिक है। और जीव विज्ञान के इस टॉपिक का नाम है बेटा पोषक तत्व। क्या नाम है बेटा? विज्ञान के इस तत्व का यानी कि विज्ञान के इस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? पोषक तत्व। पोषक तत्व या हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे FOOD, फूड एलिमेंट। ELEMENT, फूड एलिमेंट, पोषक तत्व। तो आज हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? आज हमारा टॉपिक है पोषक तत्व यानी फूड न्यूट्रिशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप पढ़े हुए भी होंगे, पहले किताबों में आपने देखा होगा इस टॉपिक को और आपको पता भी आपके माइंड में चल रहा होगा कि ये टॉपिक बहुत ही वास्तव में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाजवाब टॉपिक है और इस टॉपिक को हम कंप्लीटली बात करेंगे बेटा। तो आज हम यहाँ बात कर रहे हैं पोषक तत्व। देखो एक ये वर्ड है पोषक तत्व। पोषक तत्व यहाँ पे देखो, तत्व, एलिमेंट, पोषक, न्यूट्रिशियंस की बात कर रहे हैं। देखो ये क्या है, सबसे पहले तो हमें पोषक के बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये पोषक जो है ये है क्या, पोषक क्या है बेटा। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये पोषक जो है ये क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोषक के बारे में कि पोषक है क्या। तो यानी कि ये पोषक, पोषक का देखो एक आपने पढ़ा होगा एक जिसको हम बोलते हैं पोषण। पोषण, पोषण, ये क्या है? पोषक है। ये क्या है? पोषण, पोषण। और आपने ये देखा होगा अगर मैं इसके आगे एक कु शब्द जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा कुपोषण। कुपोषण। और आपने सुना होगा कि कुपोषण का अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा अगर कुपोषण का अगर कोई बच्चा शिकार हो जाता है तो उसके फिजिकली रूप से या फिर हम बोल सकते हैं कि माइंडली रूप से, मेंटली रूप से कोई ना कोई विकार, कोई ना कोई कमी उसके अंदर हमें जरूर देखने को मिलती है। यानी कि या तो कोई रोग होता है या शारीरिक रूप से वो कमजोर होगा या मानसिक रूप से वो कमजोर होगा। तो देखो इसीलिए यानी कि कुपोषण, कुपोषण का मतलब है कि एक ऐसा भोजन, एक ऐसा खाना जिसमें किसकी कमी हो? पोषक तत्वों की कमी हो। एक ऐसा भोजन जिसके अंदर अगर पोषक तत्व नहीं है। देखो बात आ रही है पोषण की, और पोषण से पहले अगर हम बात करें पोषण क्या है तो देखो पोषण का मतलब है कि जो भी हम खाना खाते हैं, जितने भी हम यानी कि खाने के दौरान हम जो इम्पोर्टेंट तत्व लेते हैं, इम्पोर्टेंट तत्वों से क्या अभिप्राय है? देखो बेटा इम्पोर्टेंट जो तत्व है पोषण के अंदर यानी कि भोजन के अंदर, उनमें जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, खनिज लवण, जल है, ये सभी, इन सब को प्राप्त करने के लिए तो हम भोजन करते हैं। और भोजन क्यों करते हैं भाई? कोई पूछे आपसे भोजन क्यों करता है तो देखो भोजन यानी कि जो हम भोजन करते हैं वो इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि हमें भोजन से मिलती है ऊर्जा। क्या मिलती है? भोजन से हमें
ऊर्जा मिलती है। अगर ऊर्जा हमें और कहीं से मिल जाए तो फिर हमें, अगर मान लो भोजन के अलावा हमें कहीं से एनर्जी मिलती है तो हमें फिर भोजन करने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए हम बोलेंगे कि हम भोजन क्यों करते हैं बेटा, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। और भोजन की अगर हम बात करें तो भोजन के अंदर पाए जाते हैं कुछ तत्व, और उन तत्वों की हम अभी मैं बात करूंगा क्रम से, कौन कौन से तत्व होते हैं। तो यहां देखिए बात कर रहा है कि पोषण, एक तो हमने एक वर्ड लिखा पोषण, और पोषण का मतलब होता है कि खाने पीने की जो भी चीजें हैं उनको एक्सेप्ट हम जो कर रहे हैं, तो यानी कि उसी को हम बोलते हैं पोषण। अगर उसके अंदर किसी प्रकार की कोई कमी है तो उसका यानी वो पोषण क्या बन जाएगा, फिर कुपोषण। और अगर भोजन के अंदर सभी तत्व या सभी पोषक तत्व अगर विद्यमान है तो उसको सु यानी कि कु के बजाय फिर उसे हम बोल देंगे सुपोषण। सुपोषण, सुपोषण यानी कि एक अच्छा पोषण, एक अच्छा आहार, एक अच्छा भोजन है जिसके अंदर सभी प्रकार के तत्व अधिकांशतः मौजूद हों। ऐसे तत्वों को हम यानी कि हम बोलेंगे पोषक तत्व। बेटा यहां हम बात कर रहे हैं, देखिए कि पोषक तत्व जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले इसकी हम इनकी बात कर रहा हूं मैं कि ये होते कौन कौन से हैं। देखो पोषक तत्वों की यदि बात की जाए तो मैंने कहा ये होते कौन कौन से हैं बेटा, ये होते कौन कौन से हैं। अब देखिए कुल मिला के पोषक तत्वों की संख्या होती है 7। कितनी होती है बेटा, इनकी संख्या की मैं बात कर रहा हूं, संख्या, इनकी कुल संख्या कितनी है भाई, 7 पोषक तत्व होते हैं, यानी कि 7। हो सकता है ये क्वेश्चन आपका पेपर में बने। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है बेटा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई मैंने लिखा कि पोषक तत्व, और पोषक तत्व क्या होते हैं मैंने बताया अभी आप लोगों को। पोषक तत्वों का मतलब होता है वे तत्व जो हमें एनर्जी देते हैं, जो हमें ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा देने के अलावा हमारे शरीर में अन्य एक्टिविटीज जैसे कि हम बात करें बायोलॉजिकल रिएक्शन, जैविक क्रियाओं को कंप्लीट करते हैं। ऐसे तत्वों को हम बोलेंगे कौन से तत्व बेटा, पोषक तत्व। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि भाई पहला यहाँ क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने पेपर में कि प्रकृति में कुल पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है। क्या भाई क्या क्वेश्चन बन सकता है कि भाई प्रकृति में कुल पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो आप वहां पे क्या करेंगे, 7 करेंगे भाई। कितना करेंगे, 7 करेंगे। यानी कि आपके ऑप्शन में आ गया जैसे 4, 5, 6, 7, तो यानी कि वहां पे आपको कितनी करनी है, 7 करनी है। अब हम बात करेंगे कि भाई ये 7 जो है ये हैं कौन कौन से पोषक तत्व हैं ये 7। तो मैं क्रम से इन सभी के नाम यहां मैं लिख रहा हूं कि कौन कौन से पोषक तत्व हैं ये। तो बेटा सबसे पहले हम पोषक तत्व, इसका जो नाम है 1 नंबर पे वो है बेटा कार्बोहाइड्रेट। कौन सा है बेटा, इसका नाम है बेटा कार्बोहाइड्रेट, यानी इसे हम बोल सकते हैं कार्बोज भी। क्या बोल सकते हैं बेटा, कार्बोज बोल सकते हैं इसको, कोई गलत नहीं है, कार्बोज सही है। कार्बोहाइड्रेट कह दो या फिर इसे कार्बोज कह दो। नंबर 2 है बेटा जिसका नाम है वसा, और इसको हम यहां लिख सकते हैं लिपिड। लिपिड सुना हुआ नाम है आपका, लिपिड। तो यानी कि इसे हम लिपिड भी लिख सकते हैं, यानी इंग्लिश में इसे लिपिड बोलते हैं। और तीसरे नंबर पे हम लेते हैं बेटा, नाम सभी ने सुना होगा, नाम है इसका प्रोटीन। 3 हो गए। पहला कौन सा है बेटा, कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोज। दूसरा कौन सा है, वसा यानी कि लिपिड। और तीसरा कौन सा है, प्रोटीन। नंबर 4 और नंबर 4 पे बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, या मन की मैं ये कह सकता हूं कि इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये चौथे नंबर वाला है भाई, उसका नाम है विटामिन। बेटा क्या नाम है, विटामिन।
तो चौथे नंबर पे कौन सा हो गया, विटामिन हो गया। और विटामिन का नाम सुनते ही आपके माइंड में आ रहा है, ये पक्की बात है कि भाई हाँ सर अभी जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे, विटामिन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन तो पेपर में जरूर आता है, ये कन्फर्म है। विटामिन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पेपर में, लगभग सभी पेपरों की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एएसआई जो भी है, ठीक है, यानी कि सभी एग्जाम में यहां से इस विटामिन से जुड़ा हुआ। देखो आगे मैं बताऊंगा कि ये विटामिन में भी कहां से आता है, विटामिन भी काफी बड़ा टॉपिक है, हम इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। हम यहां फिलहाल मैं बता रहा हूं नाम कि भाई चौथा कौन सा है, विटामिन। फिर 5वें नंबर पे मैं बात कर रहा हूं आगे, और 5वें नंबर पे है बेटा, विटामिन के बाद है खनिज लवण। क्या है बेटा, खनिज लवण, मिनरल, खनिज लवण की बात कर रहे हैं यहाँ पे। खनिज लवण 6ठे नंबर पे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, उसका नाम है जल, वाटर। और नंबर 7 लास्ट, और इसका नाम है बेटा न्यूक्लिक अम्ल। क्या नाम है, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। तो दोबारा से देखें आप, ये कौन कौन से हैं 7, दोबारा से देखें, सभी का ध्यान यहां सामने हो कि कौन कौन सा है भाई। पहला कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, क्या बोल सकते हैं इसको, कार्बोज। दूसरा कौन सा है, वसा, कौन सा है भाई, वसा, क्या लिख सकते हैं इसे, लिपिड लिख सकते हैं। तीसरा क्या है, प्रोटीन है। चौथा क्या है बेटा, विटामिन है। पांचवा क्या है, खनिज लवण है। 6ठे नंबर पे क्या है, जल है। और 7वें नंबर पे क्या है भाई, न्यूक्लिक अम्ल है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे भाई, कि सर अभी आपने डेफिनेशन दी थी पोषक तत्वों की कि वे तत्व जो हमारे भोजन में उपलब्ध होते हैं और जो हमें एनर्जी देते हैं या ऊर्जा देते हैं, इसके अलावा हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शन, जैविक क्रियाओं को पूर्ण करते हैं, उन तत्वों को हम पोषक तत्व कहते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर ये तो ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी भोजन में पाया जाता है, वसा भी भोजन में होती है, लिपिड भी यानी भोजन में पाया जाता है, प्रोटीन भी भोजन में होता है, विटामिन्स भी भोजन में होते हैं, खनिज लवण भी भोजन में होते हैं, यहां तक कि जल भी भोजन के दौरान यानी कि जल, वाटर की मात्रा भी पाई जाती है। जैसे हम पालक खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं बेटा, पालक खा रहे हैं, तो पालक में क्या है भाई, जल है पालक में, तो यानी कि हमें मिल रहा है। जबकि वाटर हम ऊपर से पानी, अब होता है खाना खाने के बाद पानी हम वैसे भी पीते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए बेटा पानी, तुरंत बाद, यानी आपने खाना खाया, पेट भर गया आपका, और पेट भर गया उसके तुरंत बाद आप पानी पी रहे हैं बेटा, वो एक जहर की तरह काम करता है, ये आप सभी को पता है। देखो बीच में अगर आप 2 घूंट अगर पानी ले रहे हैं खाने के दौरान, बीच में तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट खाने के बाद, जैसे कंप्लीट हो गया खाना और खाने के कंप्लीट बाद अगर आप पेट भर के पानी पी रहे हैं, वो बहुत गलत है। उससे आपको यानी जो एनर्जी जितनी मिलनी चाहिए, उस भोजन की जितनी ऊर्जा जो मिलनी चाहिए, वो ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी भाई, क्योंकि आपको पता है कि अंदर जाने के बाद हमारा जो आमाशय होता है, हमारा जो पेट होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, यानी कि काफ़ी सारी हीट होती है अंदर। और जैसे ही आपको पता है भाई कोई भी गर्म चीज़ है, जैसे हम चूल्हे में आग जला रहे हैं और चूल्हे में आग जला रहे हैं और उसके ऊपर हम आग जल रही है, कोयले जल रहे हैं, और कोयले जल रहे हैं तो कोयले से हमें क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, हमें ऊष्मा मिल रही है। अगर हम कोयले जलते हुए यानी जलते हुए कोयले के ऊपर यदि हम डाल दे वाटर, पानी डाल दे हम, तो बेटा वो ऊर्जा, वो ऊष्मा निकलेगी क्या, फिर उससे वो खत्म हो गया, वो जल के राख हो गया, फिर तो वो खत्म हो जाएगा, उससे ऊर्जा आना बंद हो जाएगी। सेम वही कंडीशन है, एक कोयले की तरह ही, एक जलता हुआ कोयला है हमारा भोजन अंदर जाने के बाद, वो जैसे कोयला जलता है उससे हमें ऊर्जा ऊष्मा मिलती है, ऐसे ही भोजन जो होता है हमारा, वो भी अंदर जाने के बाद हीट उत्पन्न करता है, उसके अंदर से भी एनर्जी निकलती है। और अगर आप उसके ऊपर तुरंत पानी डाल दोगे
तो वो भोजन यानी जो है वो हीट देना यानी ऊर्जा जो उस भोजन से हमें प्राप्त हो रही है वो ऊर्जा बेटा खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको याद रखना है। वैसे सभी को ये जनरल बात है, सभी को, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि भाई खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, लगभग आधे घंटे या 40 मिनट बाद हमें पानी पीना चाहिए। थैंक यू। आओ हम बात कर रहे हैं, हम टॉपिक पे आते हैं हमारे, और हम बात कर रहे थे बेटा कि भाई पोषक तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। पहला है कार्बोहाइड्रेट जिसे कार्बोज कह रहे हैं, दूसरा है वसा जिसे हम लिपिड कह रहे हैं, तीसरा प्रोटीन है, चौथा विटामिन है, पांचवा खनिज लवण है और छठा है जल, सातवां न्यूक्लिक अम्ल। मैं जो कह रहा था बात आपको कि भाई आप ये कह रहे थे, आप समझोगे ये, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये 6 तक तो ठीक है, ये तो हो यानी कि हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं, मगर भाई 7वां नंबर का जो है ये तो हमने कहीं सुना ही नहीं। कौन से भोजन में पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल? ऐसा कोई भोजन है ही नहीं जिसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित हो। यानी कि ना तो ऐसा कोई, हम ये कह सकते हैं, ना तो ऐसा कोई अनाज है, गेहूं, जौ, चना, बाजरा, मक्का, चावल, किसी भी अनाज में न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता भाई। ना किसी सब्जी में न्यूक्लिक अम्ल होता है, ना किसी फल में न्यूक्लिक अम्ल होता है, और यही तो चीज खाते हैं हम, ठीक है। तो यानी कि जब ये न्यूक्लिक अम्ल किसी फल में या किसी सब्जी में, किसी अनाज में नहीं पाया जाता, यानी कि हमारे भोजन में नहीं पाया जाता, और अगर हमारे भोजन में नहीं पाया जाता तो आप सोच रहे होंगे कि फिर ये पोषक तत्व कैसे है। देखो, न्यूक्लिक अम्ल जो है वो पोषक तत्व है, ये बात सही है कि ये पोषक तत्व है। यहां पे आपको ये न्यूक्लिक अम्ल ये अलग से टॉपिक पढ़ने के लिए भी मिलेगा बेटा। हम पढ़ाएंगे एक टॉपिक, इसका नाम होगा साइटोलॉजी। क्या नाम होगा बेटा? साइटोलॉजी, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, और उस कोशिका विज्ञान में हम बहुत ही क्लियरली, बहुत ही डिफाइन, यानी कि इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे हम, बहुत ही क्लियरली इसको हम डिफाइन करेंगे अच्छे से, तो जिसका यानी कि न्यूक्लिक अम्ल को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे हम। तो यहां मैं थोड़ा सा बता रहा हूं, न्यूक्लिक अम्ल एक ऐसा पोषक तत्व है ये जो कि सभी जीवों के अंदर पहले से ही पाया जाता है, इसको ग्रहण करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपको पता है, और आगे जब मैं बताऊंगा कि न्यूक्लिक अम्ल होते क्या है बेटा, आपने नाम सभी ने सुन रखा है क्योंकि हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा था। और न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के बेटा? 2 प्रकार के। मैं थोड़ा सा बता रहा हूं इसके बारे में, फिर आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक का नाम है बेटा डीएनए। डीएनए, एक का नाम क्या है? डीएनए, आपको पता चल गया होगा। और ये दूसरे का नाम क्या है? आरएनए। दूसरे का नाम क्या है? आरएनए। तो यानी कि न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अब आपको क्लियर ये पता चल ही गया कि देखो, डीएनए आरएनए किसी भी फल, सब्जी, अनाज, इन चीज़ों में पाए नहीं जाते। खाने पीने की चीज़ों से हमें डीएनए थोड़ी प्राप्त होता है। डीएनए तो हमें प्राप्त किससे होता है? वो हमें प्राप्त नहीं होता, वो हमारे शरीर में ऑलरेडी ही पाया जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो अल्लाह, भगवान, गॉड की देन है, ठीक है। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं कि न्यूक्लिक अम्ल, ये न्यूक्लिक अम्ल जो है ये, हाँ, यानी कि भोजन में नहीं पाया जाता। बाकी जो ये जो 6 हैं, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये पाए जाते हैं भोजन के अंदर। किसमें पाए जाते हैं बेटा? ये पाए जाते हैं भोजन में, भोजन के अंदर पाए जाते हैं ये, ठीक है। ये किसमें पाए जाते हैं बेटा? भोजन में पाए जाते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई मैंने परिभाषा में कहा कि ऐसे पोषक तत्व जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है तथा जो हमारी जैविक क्रियाओं को कंप्लीट करते हैं, ऐसे पोषक तत्व, यानी कि ऐसे तत्वों को हम नाम देते हैं पोषक तत्व। अब पोषक तत्वों की यदि हम बात करें तो भाई सभी से तो ऊर्जा नहीं मिलती, सभी से ऊर्जा नहीं मिलती। आप कहो कि भाई जितने भी हैं इन सब से हमें ऊर्जा ही मिलती है, या फिर आप समझें कि ये जितने भी हैं ये सभी हमारी जैविक क्रियाओं को कंप्लीट करते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि देखिए कि ये जो ऊपर वाले जो 3 हैं बेटा, कौन से ऊपर वाले? ऊपर वाले, ये जो ऊपर वाले 3 हैं, कौन कौन से भाई? ये ऊपर वाले 3, मैं यहाँ इन तीनों को एक साथ कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। और ये ऊपर वाले जो 3 हैं,
कौन कौन से हैं भाई? वसा है, प्रोटीन है, ओ सॉरी यहाँ पे ये गलत लग गया, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रोटीन। ऊपर वाले जो तीन है, दोबारा से ध्यान देंगे, मैंने इन तीनों के नीचे ये अंडरलाइन कर दी है, यानी कि तीनों को एक साथ यानी कंबाइन किया है, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को और प्रोटीन को। ये तीन जो है इनको मैंने एक साथ यहाँ वो किया है अंडरलाइन। और तीनों की हम बात करें, लास्ट में तीन और हम बात कर रहे हैं, सॉरी, ये तीन, कौन कौन से तीन? ये तीन, कौन कौन से तीन भाई? विटामिन, खनिज लवण और जल, यानी कि ये तीन जो है ये अलग हैं। तो मैंने तीन को एक साथ लिख दिया, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को, और नीचे विटामिन, खनिज लवण और जल को एक साथ लिखा। अभी कौन सा छोड़ रखा है नीचे? न्यूक्लिक अम्ल को नहीं लिया है मैंने। न्यूक्लिक अम्ल को अलग से मैं बात करूंगा यहाँ पे, कि न्यूक्लिक अम्ल को हम अलग से बात करेंगे कि इसका क्या काम है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसको कि भाई पोषक तत्व जो है इनको कार्य के आधार पर, बेटा किसके आधार पर हम बात कर रहे हैं? इसे कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर पोषक तत्वों का विभाजन। हमने इनका जो ये विभाजन किया है बेटा, वो किसके आधार पर किया है भाई? वो किया है बेटा हमने कार्य के आधार पर। किसके आधार पर भाई? कार्य के आधार पर हमने विभाजन किया है। किसका? पोषक तत्वों का। तो अगर आपसे कोई पूछे बेटा कार्य के आधार पर पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ऊपर के 3, नंबर 2 नीचे के 3 और नंबर 3 एक अलग से न्यूक्लिक अम्ल। इन तीनों का हम कार्य बता रहे हैं आपको, ध्यान से सुनेंगे क्या काम है तीनों का। ऊपर के जो 3 हैं इनका काम है बेटा हमें एनर्जी देना, हमें ऊर्जा देना। इनका काम क्या है बेटा? ऊर्जा देना। तो यानी कि ऊर्जा देना, ये ऊर्जा कौन कौन देते हैं भाई? एक तो देता है वह यानी कि कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोज देता है हमें ऊर्जा। कितनी देता है हम बात करेंगे अभी। कार्बोहाइड्रेट देता है यानी कार्बोज, नंबर 2 देता है वसा यानी कि लिपिड देता है, नंबर 3 देता है बेटा प्रोटीन। तो यानी आपको पूछ सकता है ये क्यों यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है, बिल्कुल क्लियर आपके माइंड में होना चाहिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। और एक क्वेश्चन आया हुआ भी है बेटा, पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, इसीलिए मेरे को याद आ गया कि क्वेश्चन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व हमें ऊर्जा देता है, और उसमें से आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे कि ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी खनिज लवण, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो आपको वहां क्या करना है भाई, क्योंकि ऑप्शन 3 जो है विटामिन है, हमें ऊर्जा नहीं देता विटामिन। दूसरे नंबर पे खनिज लवण से भी हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती, जल से भी हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती। तो नंबर 4 सही होगा, और वो क्या है? प्रोटीन। तो भाई प्रोटीन वहां पे ऑप्शन में सही होगा। याद रखें हमें ऊर्जा सिर्फ 3 ही पोषक तत्व देते हैं बेटा। पहला देता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट, नंबर दूसरा देता है यानी वसा, और नंबर तीसरा देता है बेटा प्रोटीन। तो अब बाकी के आगे हम बात कर रहे हैं कि ये नीचे के जो 3 बच रहे हैं विटामिन, खनिज लवण और जल, अभी न्यूक्लिक अम्ल अलग से है। तो विटामिन, खनिज लवण और जल ये तीनों जो हैं ये क्या काम करते हैं? ये हमारी बेटा जैविक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? जैविक क्रियाएं। ये हमारी जैविक क्रियाओं को संपन्न करते हैं, जैविक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। ये हमारी कौन सी क्रियाओं को संपन्न करते हैं भाई? जैविक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारी बायोलॉजिकल रिएक्शन, जैविक क्रियाएं जो होती है हमारे शरीर में, ये जैविक क्रियाएं कौन कौन सी हैं भाई? जैसे आप सभी जानते हैं, नाम आपने सुना होगा, जैसे श्वसन है, ये हमारी जैविक क्रिया है।
जैसे पोषण, पोषण हमारी जैविक क्रिया है। जैसे उत्सर्जन, उत्सर्जन हमारी जैविक क्रिया है। तो यानी कि ऐसे ही हम बात करें जैसे हृदय की धड़कन, ये हमारी जैविक क्रिया है। तो यानी कि ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये जैविक क्रियाएं, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, हृदय की धड़कन, इन क्रियाओं को कंट्रोल करने में अहम योगदान है किस किस का? विटामिन का, खनिज लवण का और जल का। किस किस का? विटामिन, खनिज लवण और जल का। अब बेटा लास्ट में बच गया हमारा कौन सा? 7वें नंबर का, और इसका नाम क्या है भाई? न्यूक्लिक अम्ल। ये न्यूक्लिक अम्ल मैंने कहा ये किसी भी भोजन में नहीं पाया जाता। ये किसमें? किसी भोजन में नहीं पाया जाता। ऊपर के बाकी के जो 6 हैं ये हमें खाने पीने की चीजों से हमें प्राप्त होते हैं, मगर 7वां नंबर का जो है ये न्यूक्लिक अम्ल, ये हमें मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि भाई जो 7वें नंबर का ये जो न्यूक्लिक अम्ल है ये हमें किसी भोजन से प्राप्त नहीं होता है, ये हमारे शरीर में ऑलरेडी पहले से ही पाया जाता है। फिर ये काम क्या करता है? तो देखो इसका काम होता है हमारे शरीर के अंदर, यानी कि ये काम करता है बेटा ये क्या काम करता है भाई? ये काम करता है हमारे आनुवांशिक गुण, आनुवांशिक, नाम पता चल रहा है आपको? आनुवांशिक गुण, जेनेटिक करैक्टर्स। आनुवांशिक गुण क्या बोलते हैं इनको? जेनेटिक करैक्टर, अनुवांशिक गुण इनको बोलते हैं। ये अनुवांशिक जो गुण होते हैं इन्हीं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये पहुंचाते हैं। तो इनका काम हो गया अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। ये इनका काम हो गया भाई। क्या काम हो गया? कि ये जो होते हैं न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? ये डीएनए और आरएनए। आगे बात करेंगे इनकी बहुत ही डिफाइन यानी बहुत ही क्लियरली रूप से मैं बात करूंगा इनकी आगे। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं ये अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जाते हैं। ये अनुवांशिक गुण क्या होते हैं इन सभी की आगे हम बात करेंगे अगले टॉपिक में। फिलहाल इतना याद रखें कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ये किसी भी भोजन से हमें प्राप्त नहीं होता, और ये जो होता है सिर्फ और सिर्फ जितने भी जीव होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या फिर मल्टी सेल्युलर, यानी कि एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय, लगभग सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जितने भी सजीव जो होते हैं, जीवित सजीव जितने भी होते हैं, उन सभी की कोशिकाओं में पहले से ही मौजूद होता है न्यूक्लिक अम्ल, यानी कि आरएनए और डीएनए। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि आरएनए का काम तो हमारे शरीर में क्या है भाई? प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या है भाई? प्रोटीन का निर्माण। प्रोटीन का निर्माण करता है हमारे शरीर में आरएनए। और आपको पता है प्रोटीन पहले से ही हम बता चुके हैं प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक पोषक तत्व है, और प्रोटीन हमारे शरीर में बनती भी है। और कौन बनाता है? ये न्यूक्लिक अम्ल बनाता है भाई। न्यूक्लिक अम्ल में कौन बनाता है? डीएनए नहीं, कौन बनाता है? आरएनए। अतः आरएनए का काम जो होता है हमारे शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो याद रखें, बाकी इसको हम और भी आगे बताएंगे बहुत अच्छे से। फिलहाल याद रखें कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है इसका काम है अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। बेटा मैंने कहा अनुवांशिक गुणों की हम और भी यानी कि आगे बात करेंगे। वैसे आपको बता रहा हूं अनुवांशिक गुण क्या होते हैं। अनुवांशिक जो गुण होते हैं ऐसे गुण जो माता पिता से संतानों में पहुंचते हैं। माता पिता से किसमें पहुंचते हैं? वो संतानों में पहुंचते हैं। ऐसे गुणों को हम क्या बोलते हैं बेटा? अनुवांशिक गुण कहते हैं, अनुवांशिक गुण बोलते हैं। जैसे कि आंखों का रंग है, जैसे कि आंखों का रंग, आंखों का रंग भी आपको बताया 3 प्रकार का लगभग पाया जाता है, यानी कि लगभग नहीं कंफर्म 3 प्रकार का होता है। ब्लू आईज होती है, आपने सुना होगा, नीली आंखें होती हैं, फिर भूरी आंखें होती हैं, अधिकांश लोगों की ब्लैक आईज, काली आंखें होती हैं। तो यानी कि कहने का अर्थ है, आगे हम इसकी और ज्यादा बात करेंगे अनुवांशिक गुणों के बारे में। फिलहाल इतना याद रखें, वे गुण जो माता पिता से संतानों में जाते हैं उन गुणों को अनुवांशिक गुण कहते हैं। और इन गुणों को यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम जो करते हैं वो कौन सा पोषक तत्व करता है भाई? न्यूक्लिक अम्ल करता है।
तो यानी कि यहां तक ये बात हुई सातों पोषक तत्वों की। प्रकृति में कुल पोषक तत्वों की संख्या मैंने कहा कितनी होती है, 7 होती है। सातों का आपके सामने नाम है। पहला कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बो, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है बेटा विटामिन, पांचवा है खनिज लवण, छठा है जल, सातवां क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। फिर हमने बात की कि भाई कार्य के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांट दिया गया, 3 भागों में इनका विभाजन कर दिया गया है, इसे बांट दिया गया है कार्य के आधार पर, वर्क के आधार पर इन्हें डिस्ट्रीब्यूशन इनका किया गया है, इनका विभाजन किया गया है। और वो कितने भागों में बेटा, वो किया गया है 3 भागों में। सबसे पहले नंबर पे यानी कि ऊपर वाले जो 3 होते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये हमें देते हैं ऊर्जा। क्या देते हैं बेटा, ये हमें ऊर्जा देते हैं। याद रखें ऊर्जा कौन कौन से देता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन देते हैं। नीचे के जो 3 हैं यानी कि चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे और छठे नंबर पे यानी कि विटामिन है, खनिज लवण है और जल है। ये तीनों के तीनों जो है ये हमारे क्या करते हैं भाई, जैविक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। जैविक क्रियाएं मैंने अभी कहा जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, हृदय की धड़कन, ये क्रियाएं जैविक क्रियाएं हमारे शरीर की। और ये जैविक क्रियाएं कंट्रोल करते हैं कौन कौन से, विटामिन, खनिज लवण और जल। देखो एक छोटी सी बात आ रही है आपसे, मैं पूछ रहा हूं, आप बताएं मुझे कि भाई अगर हमारे लिए ये कहा जाए, आपको कोई पूछे कि ये 7 पोषक जो तत्व है इनमें से ये ऊपर के जो 3 है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, या फिर ये नीचे 5वें, छठे और 7वें नंबर पे, चौथे, 5वें और छठे नंबर पे जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें किसके बिना हम नहीं रह सकते। ऊपर वाले देखो आप सोच रहे हैं कि हमें भाई जरूरी तो हमें सारे ही हैं, क्योंकि ऊर्जा नहीं मिलेगी तो भी हम नहीं रह सकते, बाकी जैविक क्रियाएं भी चलनी चाहिए और जैविक क्रियाओं के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते। इसलिए मेन इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है कि मेन आपको क्लियरली आपको ये बताना है, किसी को आपसे कोई भी आपके पापा पूछ ले, आपके दादाजी, दादी, मामी, बड़ा भाई कोई भी पूछ लेता है कि भाई आप पढ़ रहे हो पोषक तत्व टॉपिक, आप पढ़ रहे हो सर से, तो आप हमें बताइए कि इनमें 6 में से इन 6 जो ये 7 नंबर हैं, बाकी भाई 7वां तो हमें मिलता ही नहीं है कहीं से, ये तो हमारे शरीर में पहले से ही पाया जाता है। बाकी बात कर रहे हैं सिर्फ 6 की। इन 6 में हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि जो है वो कौन से हैं, ऊपर वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इनमें ये नीचे वाले जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो आप बताओगे बेटा कि यानी कि विटामिन, खनिज लवण और जल जो है ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा काम क्या करते हैं शरीर में, ये जैविक क्रियाओं को चालू रखते हैं, जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चालू रखते हैं। क्योंकि आपको पता है जब जैविक क्रियाएं अगर हमारे शरीर में खत्म हो गई तो फिर बचता ही क्या है भाई, फिर कुछ नहीं बचता। अरे आप सोचो जिस दिन हृदय की धड़कन हमारी बंद हो गई उस दिन फिर क्या होगा, उस दिन हमारी मृत्यु होगी, डेथ हो जाएगी उस दिन हमारी। और आपको पता है हृदय की धड़कन, अगर ये लाइट एक दिन चली गई हमारे तो फिर दोबारा कभी नहीं आने वाली। आप सोचो कि इन्वर्टर से दोबारा जला देंगे इसको तो कभी नहीं, चाहे इन्वर्टर लगाओ, चाहे जनरेटर लगाओ, चाहे कुछ लगाओ, फिर ये धड़कन वापस चालू नहीं हो सकती है बेटा। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये भी हमारे लिए जरूरी है, मगर इतने जरूरी नहीं है जितने ये 3 वाले यानी ये 3 है, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये जितने जरूरी है उतने जरूरी ऊपर वाले नहीं है। क्योंकि आपको पता है हम फास्ट करते हैं, व्रत करते हैं, महिलाएं व्रत करती हैं, मैं तो नहीं करता भाई, मैं कोई व्रत नहीं करता। और व्रत देखो अच्छी बात है, जो करते हैं अपनी अलग अलग थिंकिंग है, बाकी मैं कोई व्रत नहीं करता। महिलाएं अधिकांश व्रत करती हैं, आप जानते हैं। तो महिलाएं जिस दिन व्रत करती हैं क्या वो उस दिन ये है कि वो उठती नहीं है, वो खाना नहीं खाती, पूरे दिन खाना नहीं खाती हैं, फिर भी वो लगातार उनकी दैनिक क्रिया यानी कि हम ये कह सकते हैं उनका जो काम है रूटीन का वो डेली वही करती है। उस जिस दिन खाना नहीं खाती उनके अंदर भी जिस दिन भी उनके अंदर एनर्जी रहती है, वो काम करती है सारा उसी दिन भी। तो यानी कि कुछ दिन हम ऊर्जा के बिना रह सकते हैं, कुछ दिन हम ऊर्जा के बिना रह सकते हैं बेटा, मगर हम कुछ दिन जैविक क्रियाओं के बिना नहीं रह सकते। कुछ दिन तो क्या, कुछ सेकंड भी नहीं रह सकते। मैंने कहा अगर हृदय की धड़कन 1 सेकंड भी अगर बंद हो जाएगी तो फिर ऊर्जा का फिर कोई रोल नहीं है। अरे जब हृदय की धड़कन बंद हो गई, आदमी मर गया, मनुष्य मर गया, फिर उसके अंदर उसके बोरियों की बोरी एनर्जी भर दो उसके शरीर में, खूब
उड़ाल दो उसको, एनर्जी एनर्जी दे दो उसको शरीर में, फिर क्या है, कुछ नहीं है, फिर तो लेना देना कुछ खत्म हो गया। तो यानी कि याद रखें कि विटामिन, खनिज, लवण और जल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारी जैविक क्रियाओं को कंप्लीट करते हैं। इसीलिए तो आपने एक लाइन सुना होगा जल के ऊपर कि जल ही जीवन है। जल ही क्या है बेटा, जीवन है। कभी आपने सुना है कि भोजन ही जीवन है, ऐसा नहीं सुना होगा, आपने सुना है जल ही जीवन है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है ये बात कि भाई हमारे जीवन में जल का अहम रोल है, और जल के साथ साथ विटामिन, खनिज, लवण का भी अहम रोल है। बाकी अगर ऊर्जा की बात आती है तो भाई ऊर्जा का भी रोल है, और ऊर्जा हमें देते हैं कौन कौन से ऊपर, ये तीन जो ऊपर लिख रहे हैं आपके सामने, कार्बोहाइड्रेट है यानी कि कार्बोज, नंबर 2 वसा यानी लिपिड, नंबर 3 यानी कि बेटा प्रोटीन। तो यानी कि ये हो गई बात, यहां तक मैं समझ सकता हूं कि शायद 100% नहीं तो देखो ये जो क्लासें हैं अभी आपको पता है ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफरेंट होता है बजाय ऑफलाइन के। ऑफलाइन में अगर आप मेरे सामने बैठे रहते तो आप पूछ सकते हैं मेरे से कि सर हमें ये बताइए ये बात कैसे है, इसको दोबारा से बताइए, या फिर इसको दोबारा से एक बार और समझाओ, या फिर इसमें सर ये चीज़ कैसे हुआ। कोई भी क्वेश्चन आप उसमें ऑफलाइन क्लासेज में कर सकते हैं टीचर से। मगर देखिए यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेज में आप तुरंत तो नहीं कर सकते। देखो फिर भी आप जब क्लास देखें तो आप पर्सनली मेरे से डायरेक्टली, वैसे वो यानी कि व्हाट्सएप या फिर डायरेक्टली मैं आपको अपने नंबर सेंड करूंगा, तो उसमें आप मेरे से पूछ सकते हैं। मगर अभी तुरंत तो नहीं पूछ सकते, क्योंकि फिलहाल तो यहाँ मेरे सामने कोई बच्चे ही नहीं है, क्योंकि फिलहाल मैं कोई बच्चों को नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कैमरे को पढ़ा रहा हूँ। और ये कैमरा मेरे से नहीं पूछ सकता कि आप क्या पढ़ा रहे हो, गलत पढ़ा रहे हो या सही पढ़ा रहे हो, या फिर हम मेरे को कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि समझ में तो आपके आ ही रहा होगा, बट देखो मुझे ये नहीं पता कितना आ रहा है। मैं शायद सोचता हूँ कि आपको 100 में से 80-90% जो है वो शायद समझ में आ रहा हो सकता है 100% भी आया हो, या फिर हो सकता है भाई 20-30 या 40% आया हो। तो देखो वो तो एक अलग की बात है, आप मुझे बताएंगे आगे। बाकी मैं सोचता हूँ शायद जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ वैसे पूरा समझ में आ ही गया होगा। और आगे हम बात कर रहे हैं, देखो हमने कुछ बात नहीं की, थोड़ी सी बात की है। पोषक तत्व हमारा टॉपिक है, क्या है बेटा टॉपिक, पोषक तत्व, फूड एलिमेंट जिसको हम कह रहे हैं। प्रकृति में कुल तत्वों की यानी कुल पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। 7 कौन कौन से है भाई, कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोज, नंबर 2 है वसा यानी लिपिड, नंबर 3 है प्रोटीन, नंबर 4 है विटामिन, नंबर 5 है खनिज लवण, नंबर 6 है जल, और नंबर 7 क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। उसके बाद मैंने सिर्फ ये बताया आपको कि भाई इनको कार्य के आधार पर कितने यानी 3 भागों में इनका विभाजन कर दिया गया, 3 भागों में इन्हें बांट दिया गया। पहले नंबर पे ऊर्जा देने वाले, पहले नंबर पे क्या है, ऊर्जा देने वाले। दूसरे नंबर पे क्या है, जैविक क्रियाओं को संपन्न करने वाले, और तीसरे नंबर पे अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाले। देखो पहले नंबर पे ऊर्जा देने वाले, तो ऊर्जा देने वाले मैंने कहा 3 पोषक तत्व हैं मेन, कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट देता है ऊर्जा, वसा हमें ऊर्जा देता है, और प्रोटीन हमें ऊर्जा देता है। और उसके बाद जैविक क्रियाओं को कंट्रोल कौन कौन करता है, तो जैविक क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है बेटा, नंबर 1 पे करता है विटामिन, नंबर 2 पे करता है बेटा खनिज लवण, और नंबर 6 पे यानी कि नंबर 3 यानी कि जो है या फिर इसमें 6 पे वो कौन करता है, जल करता है। बाकी बचा लास्ट कौन सा, न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड, इसको कह रहा है न्यूक्लिक एसिड। और ये हमारी क्या करता है, ये हमें ऊर्जा न तो ऊर्जा देता है ना जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ये हम बात कर सकते हैं कि इसका मुख्य काम जो क्या है वो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना होता है। मैंने कहा अनुवांशिक गुण, इनके बारे में हम न्यूक्लिक अम्ल एक अलग से टॉपिक आएगा साइटोलॉजी के दौरान हम पढ़ेंगे इसको, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। इस न्यूक्लिक अम्ल के बारे में हम बहुत ही आगे यानी कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आगे हम समझाएंगे। तो यानी कि बेटा ये यहाँ क्लियर ये बात हो गई। तो यानी कि अब हम बात करते हैं बेटा आगे, और इन सभी को हम जितने भी ये 7 पोषक तत्व हैं इन सबको हम अलग से एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले आज हमारा टॉपिक यानी सबसे पहले हम इसकी टॉपिक में सबसे पहले नंबर का जो पोषक तत्व है वो हम पढ़ रहे हैं, और उसका नाम है बेटा कार्बोहाइड्रेट।
क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट। मैंने अभी कहा इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको कार्बोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको कार्बोज भी बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको कार्बोज भी बोलते हैं। तो हम पहले नंबर पे यानी कि फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ रहे हैं कौन सा पोषक तत्व तो भाई? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट नाम सभी ने सुन रखा है। अभी मैंने कहा, पहले नहीं सुना होगा, अब सुन लिया, थोड़ी देर पहले हमने बताया भी जस्ट कि भाई कार्बोहाइड्रेट और हम कार्बोज की बात कर रहे हैं। देखो मैंने कहा इन सात में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है विटामिन, मगर ये जरूरी नहीं है कि विटामिन के अलावा बाकी के जो 6 हैं उनको आप पढ़े ही नहीं या उनसे कोई क्वेश्चन ही नहीं आते, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। थोड़ा सा अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा हमें फोकस करना है वो विटामिन पे करना है, हम उसको भी बताएंगे, क्रम से पढ़ाएंगे, तो हमें फोकस सभी पे करना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से भी कई बार बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, विटामिन से भी आते हैं क्वेश्चन, वसा से भी आते हैं, प्रोटीन, खनिज लवण सभी से आते हैं, मगर थोड़ा हमें, मैंने इतना कह रहा हूँ कि अगर इनको यहाँ हमें 95% अगर प्रायोरिटी है तो विटामिन की 100% प्रायोरिटी होती है। देखिए तो यानी कि हम स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए हुए कार्बोहाइड्रेट के बारे में। देखो कार्बोहाइड्रेट, देखो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट हम बात करते हैं कि ये 3 प्रकार के तत्वों से मिलकर बनता है, यानी 3 प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट में। पहले नंबर पे बेटा होता है, उसका नाम है कार्बन। क्या होता है इसमें? कार्बन, यानी कि C होता है कार्बन, प्लस दूसरे नंबर पे होता है इसके अंदर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जिसको किससे व्यक्त करते हैं? S से। और नंबर 3 जो होता है उसका नाम क्या है भाई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन व्यक्त किससे करते हैं इसको? O से। ये 3 प्रकार के तत्व यानी ये 3 प्रकार के जो एलिमेंट हैं वो मिलकर निर्माण करेंगे किसका? किसका भाई? अरे किसका निर्माण करेंगे? कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो देखिए यहाँ ऐसे भी आपको पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट में निम्न में से कौन से तत्व पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट में निम्न में से कौन से तत्व पाए जाते हैं? ऑप्शन ए, जैसे उदाहरण दे दिया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, नियोन। तो ऐसे कोई भी, यानी कि अलग अलग ऑप्शन, और उसमें आपको जो यानी कि चारों ऑप्शन में आपको जो सही नंबर देखना है वो क्या है? आपको सही जो दिखेगा वो आपको क्या देखना है? कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए। अब कोई जरूर नहीं कि मैंने ऐसे क्रम से लिखा है तो एक क्रम से ही आए, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन पहले आ सकता है, हाइड्रोजन भी पहले आ सकता है, नाइट्रोजन यानी कि इसमें नाइट्रोजन नहीं है, सिर्फ क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका क्रम ऑप्शन में आपको बदला हुआ मिल सकता है, उससे नहीं घबराना है हमें। सिर्फ आपको याद रखना है कि 3 ही तत्व ऐसे हैं जो निर्माण करेंगे किसका? कार्बोहाइड्रेट का। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात आती है, जो अब से पहले काफी बार पूछी जा चुकी है एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन आया है, और वो क्वेश्चन क्या आया है बेटा? क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं सबसे पहले, किस कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में 1 मॉलिक्यूल्स, एक अणु के अंदर अगर हम बात करें, उसमें क्वेश्चन आया था कि एक अणु कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्रम से अनुपात कितना होता है? क्वेश्चन दोबारा से सुने आप। एक अणु कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्रम से कितना होता है? क्रम से कितना पूछ, तो यानी कि देखिए पहला कार्बन है अनुपात, दूसरा क्या है? हाइड्रोजन है, और तीसरा क्या है? ऑक्सीजन। तीनों लिख दिए हमने, यानी कि C अनुपात H अनुपात O, और ये अनुपात कितना होता है? तो ये अनुपात होता है बेटा 1 अनुपात 2 अनुपात 1। कितना होता है?
1:2:1 होता है। और ऑप्शन में जो ये अनुपात 1:2:1 जिस भी ऑप्शन में आपको दिखे वो आपको सही करना है। बट एक बात आपको क्लियरली रूप से याद रखनी है कि आपको रटना नहीं है बेटा। कंपटीशन क्लासेस, ये देखो कंपटीशन का मतलब ही ये है कि इसमें रटने से काम नहीं चल सकता। ये 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं की या 12वीं का एग्जाम नहीं है। कि स्कूल का अगर कोई एग्जाम हमने पढ़ा है स्कूल में, मैंने भी पढ़ा है, आप भी पढ़ते हैं स्कूल में, तो यानी कि आपने पढ़ा है स्कूल में, हमने कई चीजें हमने रट के भी कर ली, यानी कि रट के भी रट्टा मार लेते थे हम, ठीक है, हम रट्टा मारते थे और रट्टा मार के भी कई बार कोई चीज हमारे हल हो जाया करती थी, यानी कि हम उसे लिख देते थे रट्टा मार मुर के कि भाई जैसे। और उस टाइम रट्टा आज देखो काफी स्कूल में चल जाता था। और एकदम रट्टे में कोई भी चीज, जैसे छोटे बच्चे होते हैं आज भी स्कूल में, उनको रट्टा मरवाया जाता है कई बार उनको, ठीक है, माइंड में उनके एक लैब और हमारा तो कल्चर ही ऐसा है, क्योंकि वास्तव में सिटी के बजाय गांव के बच्चों में रियल में काफ़ी सारी एक स्टाइल होती है उनको याद करने की। जैसे आपको पता है दो का पहाड़ा, अगर वो बोलते, जैसे एक तो आप दो का पहाड़ा किससे सुने, आप इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं, यानी कि सिटी के जो बच्चे, उनको वो आप कहो दो का पहाड़ा, तो वो दो का पहाड़ा भी नहीं समझेंगे, फिर वो समझेंगे टू की टेबल, टेबल सुनाइए टेबल, हाँ फिर वो समझेंगे हाँ भाई पहाड़ा। वो फिर बोलेंगे 2 N जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, जो भी है। तो यानी कि उसके बाद, जबकि हमारे गांव के बच्चे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ऐसे एकदम लयबद्ध तरीके से। तो वो एकदम क्या है कि उनको याद ही ऐसे ही करवाया जाता है, ये हमें शुरू से याद है कि हमें ऐसे बोलता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं बेटा, दोबारा से हम बात कर रहे हैं कि C यानी कार्बन, H यानी हाइड्रोजन, O यानी ऑक्सीजन, और इन तीनों का क्रम से, देखो क्रम से याद रखना है। अगर पेपर में आ जाए कि हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का नाम पहले आ रहा है, अगर पेपर में हाइड्रोजन का नाम पहले आ जाए तो फिर 2 पहले आ जाएगा, अनुपात चेंज हो जाएगा। फिर अनुपात क्या हो जाएगा, फिर अनुपात हो जाएगा, जैसे मैं बात करूं कि उसमें ऐसे आ जाए कि H अनुपात O अनुपात C, ऐसे आ जाए। कार्बन लास्ट में आ गया, ऑक्सीजन बीच में आ गया, शुरू में क्या आ गया, हाइड्रोजन, तो अनुपात भी चेंज हो गया, 2:1 हो जाएगा। आपको याद ये रखना है कि हाइड्रोजन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। फिर बाकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कार्बन भी 1 होता है और ऑक्सीजन भी 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो ये जो अनुपात है वो कब आएगा, जब ये हाइड्रोजन बीच में आएगा, जब ये हाइड्रोजन बीच में आएगा जब तो 2 बीच में आएंगे, जब तो अनुपात ये होएगा 1:2:1। तो याद रखेंगे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों का क्रम से जो अनुपात होता है वो कितना होता है बेटा, 1:2:1 होता है, ठीक है। तो यानी कि ये बात यहाँ क्लियर होती है। आगे बात करते हैं हम कि भाई ये जो कार्बोहाइड्रेट जो है, ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये, इसकी सबसे ज्यादा मात्रा किसमें पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज्यादा मात्रा। बहुत ही एक्साइटेड होंगे आप, मुझे पता है आप बहुत एक्साइटेड हो रहे होंगे कि हाँ सर ये तो हमें पता ही नहीं है कि भाई कार्बोहाइड्रेट पाया किसमें जाता है, क्योंकि हमें भी ऊर्जा चाहिए और हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसा हम क्या खाएं और कौन सी चीज़ हमें ग्रहण करें, कौन सी चीज़ हम ज़्यादा खाएं कि हमें जिससे ऊर्जा मिले लगातार। तो बेटा हमें, आपको बता रहा हूँ आपको कि हमें कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या खाना है, तो हमें खाना है सबसे ज़्यादा, हम बात कर रहे हैं, देखो ये अलग अलग चीज़ों में होता है, अनाज में भी होता है, इसके अलावा हम बात करें फलों में भी होता है, ये सब्जियों में भी पाया जाता है। मगर सब्जी बहुत सारी है, फल भी बहुत सारे होते हैं, अनाज भी कई सारे हैं, उनमें सबसे ज्यादा क्या है, तो देखो सबसे पहले मैं अनाजों की बात कर रहा हूं। अनाजों में सर्वाधिक, अनाजों में सर्वाधिक, और अनाजों में अगर सर्वाधिक की बात करें तो बेटा वो है चावल। वो क्या है बेटा, चावल, राइस में सबसे ज्यादा होता है बेटा, चावल में सबसे ज्यादा क्या होता है,
कार्बोहाइड्रेट होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर सेकंड नंबर पे बात कर रहे हैं फलों की, फलों में सर्वाधिक कौन सा फल खाना है हमें जिससे कार्बोहाइड्रेट मिले हमें, तो बेटा उसका नाम क्या है भाई, बेटा उसका नाम है केला। क्या नाम है भाई, केला। हमें केला खाना है। अगर आपको चाहिए कार्बोहाइड्रेट तो आपको क्या खाना है, केला। केला एनर्जी देता है, हमें ऊर्जा देता है। फलों में सबसे ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है केले में, यानी कि बनाना, केला। और इस केले में सबसे ज़्यादा क्या होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट होता है। इसलिए याद रखें फलों में सबसे ज़्यादा किस में होता है, केले में। और तीसरा नंबर आ गया अब सब्जियों का, सब्जियों में सर्वाधिक, सब्जियों में सर्वाधिक। तो भाई सब्जियों में सर्वाधिक जो होता है वो किस में होता है भाई, तो सब्जियों में सर्वाधिक बेटा ये पाया जाता है आलू के अंदर। किस में होता है भाई, पोटैटो, आलू। पोटैटो के अंदर यानी कि आलू के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो दोबारा से ध्यान देंगे, यहाँ हम बात कर रहे हैं अनाजों में सबसे ज़्यादा किस में होता है भाई, चावल में। अनाजों में किस में होता है सबसे ज़्यादा, चावल में होता है। फलों में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, केले में होता है। और सब्जियों में सबसे ज़्यादा किस में होता है, आलू में होता है। मगर एक और बात सुनना है सबसे, ये तो बात हो गई फल, सब्जी और अनाजों की। मगर मान लो कि ऑप्शन में ये ना तो चावल दे रखा है, ना केला दे रखा है, और ना ही आलू दे रखा है। ऑप्शन में ना तो चावल है, ना केला है, और ना ही आलू है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि निम्न में से सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। निम्न में से, उसमें ये नहीं है कि भाई सब्जी का नाम नहीं है, ना फल का है, ना अनाज का है। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि निम्न में से सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो वहां पे आपको ऑप्शन देखना है। चावल हो सकता है ऑप्शन में हो, केला, आलू, ठीक है। मगर हम यहां बात कर रहे हैं अगर आपको दो चीजें और नजर आ जाएं, क्या क्या, नंबर 1 गन्ना, क्या भाई, शुगर कैन, गन्ना, और वह चकुंदर। सुना है नाम, खाया भी होगा, अरे खूब खाया होगा। बहुत महंगी चीज नहीं है यार गन्ना, चकुंदर। नॉर्मल सी बात है, अपन सभी ने खाया है गन्ना भी खूब, ठीक है। हमें गन्ने का जूस पिया है हमने, चकुंदर का भी जूस पिया होगा, ठीक है। जब गर्मियों में मिक्स जूस बनाते हैं, चकुंदर लाल डालते हैं ना, वही चकुंदर लाल जो होती है एकदम गोल, तो वो चकुंदर। तो गन्ना और चकुंदर बेटा ये दो चीजें ऐसी है जिसमें यानी कि सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। यानी कि सबसे ज्यादा, यानी कि हम बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा, यहाँ पे सबसे ज्यादा, यानी कि इनके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है। किसके अंदर होता है सबसे ज्यादा, या तो गन्ना या फिर चकुंदर। अगर ऑप्शन में आपको कहीं पर भी गन्ना और चकुंदर दिखें, फिर चाहे ऑप्शन में चावल भी हो, केला भी हो और आलू भी, हमें इनके ऊपर नजर नहीं रखना है। फिर हमें क्या करना है, या तो गन्ना या फिर चकुंदर। अगर गन्ना और चकुंदर दोनों ही ऑप्शन में नहीं है तो फिर इनमें से सही होगा या तो चावल होगा, या फिर केला होगा, या फिर सब्जियों में क्या होगा, आलू होगा। या फिर जैसे अलग से पूछ ले, सबसे अनाजों में सर्वाधिक किसमें होता है, तो फिर तो चावल ही करना है आपको, क्योंकि ना तो गन्ना अनाज है ना चकुंदर अनाज है। तो अनाज तो सिर्फ क्या है, चावल। तो चावल में सबसे ज्यादा, देखो गेहूं में भी होता है, मक्का, बाजरा, इस सभी में कार्बोहाइड्रेट होता है। मगर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सर्वाधिक की। सबसे ज्यादा अनाजों में पाया जाता है वो किसमें होता है भाई, चावल में। फिर अगर फलों की हम बात करें तो फलों में, वैसे भी फलों में भी लगभग सभी फलों में होता है ये, मगर
सबसे ज्यादा की बात आ रही है और फलों में सबसे ज्यादा आपको क्या करना है, केला करना है। और सब्जियों की अगर बात आती है तो सबसे ज्यादा आपको क्या करना है बेटा, आलू करना है। मैंने कहा अगर फल सब्जी या फिर अनाज का किसी का भी नाम नहीं आता, सिर्फ ये पूछ ले आपको कि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया किसमें जाता है, तो वो सबसे ज्यादा होता है या तो गन्ने में या फिर चुकंदर। इन दोनों में ही लगभग सेम मात्रा में होता है। आप सोच रहे इन दोनों में से भी सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो बेटा इन दोनों में लगभग मात्रा दोनों में ही क्या होती है, सेम होती है। यानी कि आप गन्ने का जूस पीते हैं तो आपको तुरंत एनर्जी मिलेगी, ठीक है, ये याद रखें। और काफी अच्छी एनर्जी आपको मिलेगी गन्ने के जूस से, तो याद रखना है। तो यानी कि अब यहाँ पे एक और बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे कि एक और बात क्या है भाई, एक और बात ये है, एक और बात क्या है, मैं इसको एक बार क्लियरली यहाँ पे मिटा देता हूं मैं इसको। ये मिट गया और हम बात कर रहे हैं अब आगे कि देखो बात ये आती है इम्पोर्टेंट, एक और बात लास्ट यहाँ पे मैं एक बार बात कर रहा हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और वो बात ये है बेटा कि आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमें तत्काल एनर्जी, तुरंत ऊर्जा देने सॉरी हमें तत्काल यानी तुरंत ऊर्जा हमें कौन से पोषक तत्वों से हमें मिलती है। दो क्वेश्चन मैं यहां लिख ही रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है सर्वाधिक निम्न में से सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है, पोषक तत्व है। ये क्वेश्चन है आपका, जवाब आपको देना है फिलहाल। और पहला क्वेश्चन हमने यहाँ एक क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि निम्न में से सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। मैं ऑप्शन भी लिख रहा हूं यहाँ पे। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है प्रोटीन और ऑप्शन डी है विटामिन। अब आप सोच रहे होंगे कि विटामिन तो है ही नहीं, क्योंकि विटामिन तो सर आपने बता दिया कि ऊर्जा ही नहीं देता है। बिल्कुल सही भी बात है ये कि विटामिन हमें कोई ऊर्जा नहीं देता है। तो फिर यानी कि तीनों में से एक सही होगा। हाँ ये सही है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ये तीनों तो हमें तीनों ही ऊर्जा देता है। मगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, और ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, इसीलिए इस बोर्ड पे आपको ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट लिख के मैंने आपको बताया। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में कि निम्न में से सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा होता है। तो बेटा आपको याद रखना है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे, काफी सारे बच्चे माइंड में क्लियरली आप सोच रहे होंगे इसमें तो कार्बोहाइड्रेट सही है, क्योंकि टॉपिक कार्बोहाइड्रेट ही पढ़ा रहे हैं आप, तो क्वेश्चन भी कार्बोहाइड्रेट का ही लिखेंगे। बेटा यहाँ पे अगर आप कार्बोहाइड्रेट करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत है, बिल्कुल गलत है। कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल गलत होगा, सही होगा वो क्या है, वसा। सही क्या होगा बेटा, सही होगा वसा। तो याद रखना आपको, अगर आपको पूछ ले कि हमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक ऊर्जा कौन देता है, तो हमें वसा सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। मगर सेकंड क्वेश्चन अगर आपके सामने, दूसरा अगर क्वेश्चन में एक और लिख रहा हूं कि अगर आपको पूछ ले निम्न में से कौन सा पोषक तत्व हमें
तत्काल ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता है। ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन चेंज है। ऊपर वाला क्वेश्चन अलग है कि निम्न में से, इसमें ये पूछ रहा है सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन सा देता है, तो वहां पे आपको वसा करना है। लिपिड सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, कितनी देता है इसके बाद हम बात करेंगे आगे। लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, किससे, वसा से। लगभग 9.3 किलो कैलोरी यानी कि ऊर्जा इससे हमें मिलती है। तो याद रखना है, आगे इसके बारे में और बात करेंगे हम डिटेल से। फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखें कि ये जो है वो तो यानी कि आपको ये याद रखना है कि भाई वसा जो है ये हमें तत्काल यानी कि एनर्जी नहीं देता, हमें क्या देता है, ये सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें जो मिलती है वो वसा से। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा कि भाई निम्न में से कौन सा पोषक तत्व हमें तत्काल यानी कि तुरंत यानी कि तुरंत ऊर्जा देता है। फिर आपको करना है इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा बेटा, इसका मैं उत्तर लिख रहा हूं सीधा, और इसका उत्तर जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है भाई, क्या है बेटा, बेटा इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो अगर दोबारा से कभी कंफ्यूजिंग नहीं होना है आपको, अगर आपके पेपर में ये दोनों क्वेश्चन आ जाएं, ठीक है, अलग अलग कोई सा भी आ जाए, क्योंकि दोनों एक साथ तो आएंगे नहीं, क्यों। और अगर आपको ये पूछा जाए पेपर में कि भाई सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है, तो वहाँ तो आपको करना है वसा यानी लिपिड। अगर ये पूछता है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन सा देता है तो वसा करेंगे। और अगर ये पूछता है कि हमें तत्काल या तुरंत ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है, तो वहाँ पे आपको करना है कार्बोहाइड्रेट करना है बेटा। क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट। एक और क्वेश्चन आया था पेपर में, इसको घुमा के पूछा गया कि खिलाड़ियों द्वारा, किसके द्वारा, खिलाड़ी जो होते हैं, प्लेयर्स जो होते हैं, खिलाड़ियों के द्वारा निम्न में से कौन सा पोषक तत्व सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, तो वहां भी कार्बोहाइड्रेट ही आएगा। वहां भी क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट। भाई खिलाड़ियों को तुरंत चाहिए ऊर्जा, ये थोड़ी है कि आज यानी कि मैच आज का है या मैच अभी मान लो खेल रहे हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं या उनको जो भी है, जैसे बॉक्सिंग कर रहे हैं या फिर जैसे कुश्ती कर रहे हैं, तो उनको एनर्जी की आवश्यकता उसी टाइम है जिस टाइम वो यानी कुश्ती लड़ रहे हैं। ये थोड़ी है कुश्ती लड़ रहे हैं अब एनर्जी, कुश्ती लड़ने के बाद फिर एनर्जी आए 2 घंटे बाद, फिर क्या मतलब, कुश्ती तो हार गए। तो देखो एनर्जी, ये प्लेयर्स जो होते हैं, रेसर जो होते हैं, धावक जो होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करता है क्योंकि इनको तुरंत ऊर्जा चाहिए। और याद रखें प्लेयर्स, जितने भी प्लेयर्स होते हैं या फिर हम बात करें जितने भी खिलाड़ी जो होते हैं, वो प्रयोग करते हैं किसका, कार्बोहाइड्रेट का। किसका करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट में भी किसका, ग्लूकोज का। किसका करते हैं भाई, ग्लूकोज। तो याद रखें खिलाड़ियों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पोषक तत्व जो है वो कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। सही है, यहाँ पे कौन सा सही है बेटा, यहाँ पे जो सही है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो सही है।